हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारत शासन 1935 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ा जाएगा और इसके अंतर्गत देखा जाएगा कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। तो मुख्य प्रावधानों की बात की जाए, जो पहला प्रावधान किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से कि भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात भारतीय परिषद का अंत कर दिया जाता है। तो इस एक्ट के माध्यम से भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया जाता है। अब इंडियन काउंसिल क्या थी, इसको थोड़ा हम समझते हैं। जब हम 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उस समय देखा गया कि जो भारत का प्रशासन है कुछ लोगों द्वारा ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा था, कुछ लोगों द्वारा ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा है और कुछ लोगों द्वारा उसका प्रशासन भारत में बैठकर चलाया जा रहा था। ब्रिटेन में 1858 के बाद जो संस्था थी उसे कहा गया इंडियन काउंसिल की स्थापना हुई थी। इंडियन काउंसिल के माध्यम से भारत का प्रशासन ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा था और इंडियन काउंसिल की स्थापना 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से की गई थी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इंडियन काउंसिल का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से ब्रिटेन में बैठकर भारत का प्रशासन चलाया जा रहा था। और इस इंडियन काउंसिल में 15 मेंबर थे और एक गृह सचिव हुआ करता था, एक सचिव था जिसे कहा गया भारत राज्य सचिव। तो जो सचिव था उसे कहा गया भारत राज्य सचिव और इसके अलावा 15 अतिरिक्त मेंबर इस काउंसिल में शामिल थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो इंडियन काउंसिल की स्थापना हुई थी जिसमें 15 मेंबर थे उसको समाप्त कर दिया जाएगा इंडियन काउंसिल को, और केवल अब भारत राज्य सचिव का पद बना रहेगा। तो इस एक्ट के माध्यम से जो पहला प्रावधान किया जाता है कि जो इंडियन काउंसिल थी अर्थात भारत परिषद था उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे भारत में क्या बदलाव किया जाता है। भारत में पहला जो बदलाव किया गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि एक संघ की स्थापना की जाएगी या अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें इस संघ में कौन कौन शामिल होगा, ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे, अर्थात जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था उसको शामिल किया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र इस संघ में शामिल किया जाएगा। तो चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र था उसको भी इस संघ में शामिल किया जाएगा और इसके अलावा जो भारतीय रियासतें थीं उनको इस संघ में शामिल किया जाएगा। तो भारतीय रियासतों को भी इस संघ में शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से जो पहला प्रावधान हमने देखा कि एक संघ की स्थापना की जाएगी और उस संघ में ब्रिटिश प्रांत शामिल होगा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होगा और भारतीय जो रियासतें थी उनको शामिल किया जाएगा। तो पहला प्रावधान क्या किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से एक संघ की कल्पना की गई या संघ का बनाने का प्रावधान किया गया। अगला परिवर्तन क्या होता है, दूसरा परिवर्तन भारत में क्या किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से विषयों का विभाजन किया गया, अर्थात केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय का विभाजन किया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत भारत शासन 1919 के माध्यम से की गई थी। तो इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय का विभाजन किया जाता है और इसके अलावा एक समवर्ती सूची का प्रावधान किया जाता है। तो केंद्र एक होगा संघीय विषय सूची होगी जिसमें 59 सब्जेक्ट शामिल थे, एक प्रांतीय सूची होगी जिसमें 54 सब्जेक्ट शामिल हैं और एक समवर्ती सूची होगी जिसमें 36 सब्जेक्ट शामिल हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से विषयों का विभाजन किया जाता है एक संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची पर। संघीय सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्रीय सत्ता बनाएगी। प्रांतीय सूची पर विषय प्रांतों द्वारा बनाया जाएगा और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर बनाएंगे। इसके अलावा जो भी कानून शेष बचता है या अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित होंगी, अवशिष्ट शक्तियाँ देखा जाए तो उस गवर्नर जनरल के पास निहित होंगी। तो इस एक्ट के माध्यम से विषयों का विभाजन किया जाता है, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहेंगी, गवर्नर जनरल के पास निहित रहेंगी। अगला प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। हमने देखा 1919 के माध्यम से भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है, जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो केंद्रों में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है, एक होगा आरक्षित विषय होगा और दूसरा होगा हस्तांतरित विषय या स्थानांतरित विषय होगा।
आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाएगा? कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर गवर्नर जनरल द्वारा। जबकि स्थानांतरित विषय पर या हस्तांतरित विषय पर कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल द्वारा मंत्रियों की सलाह पर। इसको थोड़ा हम समझते हैं। हमने देखा जो केंद्रीय प्रशासन है जिसमें एक गवर्नर जनरल हुआ करता था और उसकी सलाह के लिए परिषद हुआ करती थी। उन परिषद में एक कार्यकारी परिषद थी और दूसरा विधायी परिषद थी। विधायी परिषद को द्विसदन में परिवर्तित कर दिया जाता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। तो जिसमें विधायी परिषद में एक निम्न सदन होगा और एक उच्च सदन होगा और एक कार्यकारी परिषद होगी। अब क्या किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। द्वैध शासन के माध्यम से विषयों का विभाजन किया जाता है। एक होगा आरक्षित विषय होगा और एक होगा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल बनाएगा और जो उसकी कार्यकारी परिषद थी इसके माध्यम से बनाया जाएगा। तो आरक्षित विषय पर कानून गवर्नर जनरल जो उसकी कार्यकारी परिषद थी इसके द्वारा बनाया जाएगा और हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जनरल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद जो थी उसके द्वारा बनाया जाएगा कानून। तो गवर्नर जनरल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद जो होगी उसकी सलाह पर गवर्नर जनरल कानून बनाएगा। इस विषय पर हस्तांतरित विषय पर, जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। तो यहाँ देखा जाए केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हो रही है। तो इस एक्ट के माध्यम से देखा गया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय को अलग किया गया और द्वैध शासन की शुरुआत होती है। अगला प्रावधान क्या किया गया इस एक्ट के माध्यम से? प्रांतों में क्या परिवर्तन किया जा रहा है? प्रांतीय शासन में क्या परिवर्तन किया जा रहा है? इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो केंद्र में प्रांतों में देखा जाए द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से की गई, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया? जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू था उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब प्रांतों में देखा जाए जो भारत का प्रशासन था, एक केंद्रीय प्रशासन था और दूसरा प्रांतों में प्रशासन चलाया जा रहा था। प्रांतों में भी गवर्नर हुआ करता था। यहाँ भी एक मान लीजिए मद्रास प्रांत है, यहाँ भी गवर्नर था। यहाँ बम्बई प्रांत है, यहाँ भी गवर्नर हुआ करता था। यहाँ संयुक्त प्रांत है, यहाँ भी गवर्नर के माध्यम से प्रशासन चलाया जा रहा था। और केंद्रीय प्रशासन में जो जिसके द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा था गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय के द्वारा चलाया जा रहा था। अब प्रांतों में 1919 और हस्तांतरित विषय में डिवाइड किया गया, अर्थात यहाँ द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन के माध्यम से कहा गया कि आरक्षित विषय और एक होगा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर कानून देखा गया कि गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद, और हस्तांतरित विषय पर प्रांतों में देखा गया गवर्नर उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कानून बनाएगा। अब क्या होगा कि जो आरक्षित विषय है उसको समाप्त करके सारे विषय हस्तांतरित विषय हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की शुरुआत होती है। तो यहाँ अब सत्ता धीरे धीरे भारतीयों को सौंपी जा रही है। अब यहाँ आगे चलकर 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद इसमें इस प्रांतों में क्या किया जाएगा? चुनाव कराया जाएगा और यहाँ से पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हो रही है। तो इस एक्ट के माध्यम से देखा गया कि जो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से इनको समाप्त कर दिया जाता है। अब यहाँ से उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हो रही है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। और अगला प्रावधान क्या किया गया कि बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत जैसे कुछ प्रांतों में भी द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में देखा जाए द्विसदन की व्यवस्था कब की जाती है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। लेकिन प्रांतों में कुछ प्रांतों में 1935 के माध्यम से जो विधायिका थी उसमें क्या किया गया? द्विसदन की व्यवस्था की जाती है, अर्थात जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें एक कार्यकारी परिषद थी और एक विधायी परिषद थी। अब विधायी परिषद जो प्रांतीय विधायी परिषद है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, अर्थात द्विसदन की व्यवस्था की जाएगी। तो द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान प्रांतों में कब किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। यदि पूछा जाए केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था कब की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से।
अगला प्रावधान क्या किया गया इस एक्ट के माध्यम से, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की। इस जिसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक होगा, प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। तो इस एक्ट के माध्यम से एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी और जिसका विस्तार कहाँ तक होगा, जो प्रांत हैं या ब्रिटिश प्रांत हैं और रियासतों तक विस्तृत होगा। और इस एक्ट के माध्यम से मतदान करने की सीमा को बढ़ाया गया। अब कहा गया कि लगभग 10% आबादी क्या कर सकती है, मतदान कर सकती है। जो विधायी परिषद है उसमें जो सदस्य चुने जाएंगे, अब क्या कर सकती है, 10% आबादी मतदान कर सकती है। और इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि देश में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने की सुविधा भी दी गई और इसके माध्यम से कहा गया कि आगे चलकर रिजर्व बैंक की स्थापना की जाएगी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से किया गया। अगला प्रावधान क्या किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से, सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। तो जो सिंध प्रांत है, यहाँ पर सिंध प्रांत है और यहाँ पर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध प्रांत को क्या कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया गया। और यहाँ पर है उड़ीसा, यहाँ पर बिहार है और यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा और बिहार दोनों प्रांतों को अलग कर दिया जाता है। तो पहले संयुक्त प्रांत हुआ करते थे, अब दोनों को अलग कर दिया जाएगा। अगला प्रावधान क्या किया गया इस एक्ट के माध्यम से कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा अर्थात म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो और बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया। इस एक्ट के माध्यम से बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया गया और म्यांमार को भारत का जो अंग हुआ करता था उसको अलग कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। तो आज की क्लास में हमने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देखा गया कि गृह सरकार अर्थात जो ब्रिटेन में जिसके द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा था उसमें क्या परिवर्तन किया गया और भारत में क्या परिवर्तन किया गया। भारत में देखा गया कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्त कर दी जाती है और प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था की जाती है। जो विधायिका थी उसमें द्विसदन का प्रावधान किया जाता है कुछ प्रांतों में, जिसमें 6 प्रांत थे, जिसमें एक है बॉम्बे प्रांत है, यहाँ पर मद्रास प्रांत है, यहाँ पर बंगाल प्रांत है, यहाँ पर बिहार प्रांत, संयुक्त प्रांत है और यहाँ पर है असम प्रांत। 3 प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था की जाती है। और केंद्रीय और विषयों का विभाजन किया जाता है, जिसमें कहा गया कि एक संघीय सूची का निर्माण किया जाता है और प्रांतीय सूची होगा एक और एक समवर्ती सूची होगा। संघीय सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय सत्ता बनाएगी। प्रांतों विषय पर कौन कानून बनाएगा, प्रांत बनाएगा। और समवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो आज की क्लास में हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।